हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी टॉप रैंकर्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग सीयूईटी के इंग्लिश लैंग्वेज को डिस्कस करते हुए आरसी रीडिंग कम्प्रहेंशन पर पहुंचे थे। तो रीडिंग कम्प्रहेंशन में हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया था, यानी लगभग 5 पैसेज हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम 6 से 10 तक यानी कि 5 पैसेज फिर आगे हम देखेंगे। 6, 7, 8, 9, 10 5 पैसेज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो थोड़ा लंबा होने वाला है वीडियो, आप बने रहिए हमारे वीडियो में। तो आइए देखते हैं पैसेज 6 को। पैसेज 6 है हमारा, यहाँ देखिए ये पैसेज है। हमने आपको ट्रिक्स भी बताया था कि हम जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जिनका इंग्लिश लैंग्वेज है सीयूईटी में, वो केवल सीधा क्वेश्चन पर जाएंगे, उसके बाद उसके ऑप्शंस पढ़ेंगे, तब जाके हम पैसेज में पहुंचेंगे। ये हमारा ट्रिक्स था, टिप्स था हमारा। तो 35 यहाँ देखते हैं। यहाँ देखिए, गिव अ सुटेबल टाइटल टू द एबव एक्सट्रैक्ट। तो 35 है कि इस जो ये पैसेज दिया गया है, इसका आपके मतलब आपकी तरफ से क्या मतलब, आप अपने आप से एक टाइटल दीजिए जो इन चारों ऑप्शनों में से सूटेबल हो। मतलब इन चारों ऑप्शनों में से हो जो आप एक टाइटल दीजिए अपने हिसाब से। तो हम इस पैसेज को पहले पढ़ेंगे, क्योंकि टाइटल और मेन आइडिया ये सब जो, या फिर आइडिया ऑफ द ऑथर, आइडिया ऑफ द पैसेज, ये सब जितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, ये सब पूरा पढ़ने के बाद ही हमें पता चलेगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ देखते हैं पैसेज को। तो पैसेज है हमारा, स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट, फॉर एबिलिटी, देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस, एंड रिटायरिंग फॉर ornament is in discourse, for ability is in the judgment and disposition of business, for expert men can execute and perhaps judge of particulars one by one, but the general counsels and the plots and marshalling of affairs come best from those that are learned. To spend too much time in studies is sloth, to use them too much for ornamentation is affectation, to make judgment wholly by their rules is the honor of a scholar. They perfect and are perfected by experience. फ्रांसिस बैकन का है ये। तो आप ये हमारे साथ पैसेज पढ़े, हम आपको खुद पढ़कर सुनाएं। तो अब आप बताइए, इन चारों में से कौन सा टाइटल आप देना चाहेंगे इस पैसेज को? डिलाइट देना चाहेंगे, ट्रुथ देना चाहेंगे, कि स्टडीज़ देना चाहेंगे, या नेचर? ये यही पूछ रहा है कि क्या यह पैसेज जो है डिलाइट के बारे में कहा गया है, या ट्रुथ के बारे में कहा गया है, या स्टडीज़ के बारे में कहा गया है, या फिर नेचर के बारे में कहा गया है? किसके बारे में ये पैसेज लिखा गया है? 35 हमारा यही पूछ रहा है कि किसके बारे में ये पैसेज लिखा गया है। तो यहाँ देखिए, आप जहाँ तक है आप का जो माइंड है वो यहाँ तक इंस्ट्रक्ट हो सकता है। यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो हमारी स्टडी है, यहाँ देखिए, टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ, यहाँ दिया गया है ना, और यहाँ लर्नड दिया गया है। तो जहाँ तक हमारा, और यहाँ देखिए स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, और लगभग पूरा पैसेज जो है स्टडीज़ के बारे में ही दिया गया है। तो हम स्टडीज़ को ऑप्शन सी मानेंगे। ऑप्शन सी हमारा सही है। स्टडीज़ के बारे में यह बताया गया है पैसेज 36 देखेंगे। यहाँ पे 36 है, स्टडीज ऑफर अस अकॉर्डिंग टू द ऑथर 3 थिंग्स विच आर। यहाँ देखिए पैसेज में ऊपर ही चले जाइए। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट, फॉर एबिलिटी। यहाँ देखिए डिलाइट, ऑर्नामेंट, एबिलिटी के बारे में यह सर्व करने के लिए ऑफर देता है। तो देख लीजिए, डिलाइट, ऑर्नामेंट, एबिलिटी, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आगे देखते हैं 37, टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ मीन्स टू स्पेंड टू मच टाइम, यानी कि कह सकते हैं अपना बहुत ज़्यादा समय स्टडी में खर्च करना। क्या यह स्लॉथ है? तो यहाँ देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? टू पास टू मच टाइम इन स्टडीज इज फैशन, टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज लेजीनेस, या टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज हॉबी, या टू पास टू मच इन स्टडीज इज वेस्टेज ऑफ टाइम। तो देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा समय तक पढ़ते हैं तो आपको एक ऊब होने लगती है, आप कह सकते हैं कंफ्यूज भी होने लगते हैं, आप में ऊबनेस आ जाती है। मतलब आप ऊबने लगते हैं कि इतनी देर से पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर रेस्ट ले लेते हैं, कहीं घूम लेते हैं, कुछ खा लेते हैं,
कुछ टहल लेते हैं कहीं जाकर, तो इस प्रकार के विचार आने लगते हैं, तो आप ऊबने लगते हैं। उसी को पैसेज में बताया गया है कि अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक एक ही चीज़ को, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे? एक फैशन कहेंगे, या लेज़ीनेस कहेंगे, या एक आपकी हॉबी कहलाएगी, या फिर वेस्टेज ऑफ टाइम कहलाएगा? इन चारों में से कौन-सा ऑप्शन होगा? तो जो स्लॉथ है, स्लॉथ का मीनिंग ही होता है लेज़ीनेस, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। 37 हो गया। आगे देखेंगे यहाँ पे 38। आपको वर्ड मीनिंग्स याद होनी चाहिए, तभी आपको बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में बन पाएंगी। 38 देखेंगे, यूजिंग स्टडीज टू मच फॉर ऑर्नामेंटेशन इच। इसका मतलब क्या है कि जो स्टडीज है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो कह सकते हैं आभूषण के रूप में प्रयुक्त की गई होती हैं, या फिर कह सकते हैं स्टडीज में ऑर्नामेंटेशन क्या है, यानी कि स्टडीज में ऐसा क्या चीज़ प्रयोग में लाया जाए कि कह सकते हैं एक ऑर्नामेंटेशन का कार्य करे, वो एक उसकी सौंदर्यीकरण की। ऑर्नामेंटेशन मतलब होता है कि सौंदर्यकरण करना या सौंदर्यीकरण। तो हम एक ऐसा कह सकते हैं, एक ऐसी चीज़ का प्रयोग करें कि स्टडी में 4 चाँद लग जाएं, 4 चाँद लग जाएं। ऐसी क्या चीज़ है जिसे हम स्टडी में शामिल कर लें, तो हमारी स्टडी एकदम फुलफिल, मतलब एक कह सकते हैं एक अच्छी स्टडी मानी जाएगी, एक स्मार्ट स्टडी मानी जाएगी। स्मार्ट तरीके से की गई स्टडी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं। तो हमें ऐसा क्या चीज़ यूज़ कर लेना चाहिए स्टडी में कि स्मार्ट स्टडी बन जाए? क्या हमारी इंटेलिजेंस को यूज़ किया जाए, या विजडम को यूज़ किया जाए, या स्कॉलरशिप को, या अफेक्टेशन को? तो जो हमारा यहाँ देखिए पैसेज है, पैसेज में बताया गया टू यूज़ देम टू मच फॉर ऑर्नामेंटेशन इज अफेक्टेशन। तो आंसर क्या होगा हमारा? एसो ऑफ अफेक्टेशन। अगर आगे हम अपना देखते हैं 39। यहाँ देखिए, स्टडीज आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस कन्वेज द आइडिया दैट, यानी कि देखिए आर परफेक्टेड, स्टडीज जो है परफेक्ट कर बाय एक्सपीरियंस। स्टडी को परफेक्ट किससे बनाया जा सकता है? एक्सपीरियंस, अनुभव से स्टडीज को परफेक्ट बनाया जा सकता है। तो ये किस प्रकार से एक प्लान बनाया जा रहा है, यह क्या रिफ़र कर रहा है? ये जो सेंटेंस दिया गया है स्टडीज आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, यह क्या रिफ़र कर रहा है? यह किस चीज़ को परिभाषित कर रहा है पैसेज में? पैसेज में आपके क्या कहा गया है, यही पूछ रहा है आपसे। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। स्टडीज आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस परफेक्ट स्टडीज, या स्टडीज आर एक्सपेंडेड बाय एक्सपीरियंस, स्टडीज आर कंट्रोल्ड बाय एक्सपीरियंस। तो देखिए स्टडीज जो है एक्सपीरियंस से परफेक्ट नहीं बनाई जाती है। जो देखिए ध्यान से सुनिए, इसका मतलब क्या है, बहुत छोटा छोटा अंतर है चारों ऑप्शनों में। तो देखिए आप कहेंगे अनुभव होगा तो स्टडी जो होगी हमारा नॉलेज जो होगा परफेक्ट होगा, तो ऐसा नहीं है। अनुभव तो आपको बहुत सी सारी चीज़ों का होता है। आप कहीं गए, घूम टहल लिए, उसका अनुभव हो गया, तो आपका स्टडी में क्या लेना देना वहाँ पे? ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा जो है रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी देखते हैं, एक्सपीरियंस परफेक्ट स्टडीज। जो हमारा स्टडी है वो एक्सपीरियंस को परफेक्ट बनाता है, एकदम उल्टा है। तो स्टडी से आपको एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता है, ये आप समझ ही सकते हैं। ये देखते हैं, स्टडीज आर एक्सपेंडेड बाय एक्सपीरियंस। ये देखिए जो हमारा एक्सपेंड किया गया है, यानी कि हमारे नॉलेज को एक्सपीरियंस जो है बढ़ा सकता है, लेकिन इस पैसेज के अनुसार ये गलत है, क्योंकि इसमें जो बातें कही गई हैं ये कहीं ना कहीं इसको गलत साबित कर रही हैं कि स्टडीज़ को एक्सपेंड नहीं किया जा सकता है एक्सपीरियंस के द्वारा। आप पढ़ेंगे यहाँ देखिए पैसेज को, देखिए यहाँ पे जजमेंट होली देयर रूल्स अफेक्टेशन टू मेक इज ऑनर दे परफेक्ट नेचर आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। यहाँ देखिए दिया गया है नेचर, परफेक्ट नेचर इन इज द ऑफ ए स्कॉलर। तो देखिए एक्सपेंड तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कंट्रोल किया जा सकता है। ये देखिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा। स्टडी को एक्सपीरियंस के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप अपनी स्टडी में, आपके सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, कि क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना है, यही एक्सपीरियंस जो है आपको अनुभव वाला व्यक्ति जो होगा वो बता देगा आपको।
आगे देखेंगे 7th है, 7th नंबर पैसेज है हमारा। ओके, रोजर संक के बारे में है। रोजर संक, यहाँ देखिए इतना बड़ा पैसेज है हमारा। तो 40 नंबर, यहाँ हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं, उसके बाद ऑप्शन पर, उसके बाद जाएंगे पैसेज पर। तो देखते हैं, व्हाट डज द ऑथर वांट टू कन्वे बाय द एक्सप्रेशन विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी। यानी कि ऑथर जो है, लेखक जो है, वो क्या कहना चाहता है, क्या एक्सप्रेस करना चाहता है विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी। यहाँ देखिए, जो वाज ऑल सिंसियर, जो मेड फन ऑफ अदर्स, या फिर जो शोड नो साइन ऑफ सिंसियरिटी, या जो वाज जोकिंग ऑल द टाइम। तो ए बी सी डी जो है 40 में, ये ABCD में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ देखिए दिया होगा कि विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी। यहाँ खोजिए, विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, यही देखिए ऊपर ही मिल जाएगा आपको। रोजर संग बट ऑल आई हैव 4 pennies began to जो मोड क्राइंग बट विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी। ये देखिए, जो मेड द क्राइंग फेस अगेन बट दिस टाइम ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी। यहाँ देखिए, दिस एनवाइड जैक डाउन स्टेयर्स। जब आपको ना समझ में आए तो कम से कम जो लाइन है पैसेज में, उसके ऊपर 1-2 लाइन, उसके नीचे 1-2 लाइन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ऑलरेडी। जैसे हमने देखिए ये पढ़ा, दिस एनवाइड जैक, हमें तुरंत समझ में आ गया क्या इसका आंसर क्या होगा, आंसर सी होगा। यहाँ देखिए, जो है नो साइन ऑफ सिंसियरिटी को शो कर रहा था, उसका एनवाइड का मतलब ही यही होता है, जो शोड नो साइन ऑफ सिंसियरिटी, तब कोई सिंसियरिटी का प्रतीक नहीं शो कर रहा था। 41 देखेंगे यहाँ पे, थ्रो द एक्सप्रेशन एंड रो आउट इनटू द वुड्स द नरेटर इज ट्राइंग टू कन्वे। इसका मतलब क्या है, यानी कि जो रो आउट इनटू द वुड्स है, नरेटर ने क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से रेफर किया है, क्या बताने की कोशिश की है। जो लेफ्ट द हाउस इन अ हफ, या जो रन अवे इनटू द फॉरेस्ट, जो डिसअपियर्ड इनटू द केव, जो रन आउट टू प्ले गेम्स। ये चारों है, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सीधे जाएंगे पैसेज में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यहाँ देखिए हमारा है ऑप्शन बी हमारा, जो रन अवे इनटू द फॉरेस्ट। आगे देखेंगे 42 है, व्हाट डज द फॉलोइंग इंडिकेट बिकॉज द ही स्मेल्ड सो गुड। यानी कि जो पैसेज में ये लाइन दी गई है, ये कोटेशन जो है दिया गया है, बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड, क्या रिफर कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, किस तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो 42 में देखिए ऑप्शन ए है हमारा, बिकॉज ही हैड अप्लाइड परफ्यूम, क्योंकि वह अपनी बॉडी पर परफ्यूम लगाया हुआ था। और बी जो है, या कह सकते हैं क्योंकि वह स्वीट स्मेलिंग फ्लावर की स्वीट स्मेलिंग थी, या फिर कह सकते हैं जो मैजिक विजार्ड थी, उसका पावर स्मेल करने का, गुलाब की तरह स्मेल करने का पावर था, या फिर बिकॉज ही स्मेल्ड सो फॉल। तो ABCD 4 ऑप्शन है। 42 देखिए यहाँ पे 42 में ऑप्शन जो है ABCD। तो यहाँ देख लीजिए, उसने परफ्यूम तो यूज नहीं किया था, आप पढ़ेंगे इसको तो देख लीजिए, इसमें परफ्यूम की कहीं बात ही नहीं कही गई है। यहाँ देखिए, सो द विजार्ड सेड ओह वेरी वेल गो टू द लेन टाइम्स लुक डाउन मैजिक वेल यू विल बी फाइंड से रोजर संक वेन टू अ लेन टर्न डाउन। यहाँ देखिए स्मेल की बात यहाँ की गई, बिकॉज ही स्मेल सो गुड। यहाँ देखिए, सो टुक देम बैक टू द विजार्ड एंड वाज वेरी हैप्पी रन आउट इन टू वुड्स एंड all other little animal gathered around him because he smelled so good। यानी कि जो विजार्ड थी वो बहुत अच्छी महक रही थी, ये वो उसके पास सब कह सकते हैं प्रकार से सभी जानवर इकट्ठे हो गए। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। 43 देखते हैं, यहाँ पे 43 है हमारा। यहाँ देखिए, व्हाट डज द ऑथर नरेट इन द गिवन पैसेज। में जो पैसेज है इसमें यानी कि जो लेखक है, क्या किस प्रकार का नाटक इसने लिखा है, किस प्रकार से नरेट किया है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जो बता रहा है, या मैजिक पावर ऑफ विजार्ड के बारे में बता रहा है, हॉरर्स ऑफ रोजर संक के बारे में बता रहा है, या क्लेयर की प्रेगनेंसी के बारे में बता रहा है।
ABCD 4 ऑप्शन है, किसके बारे में बता रहा है? तो आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 43 जो है मैजिक पावर, विजार्ड की मैजिक पावर के बारे में बताया जा रहा है। 44 देखेंगे यहाँ पे, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द फैक्ट्स अबाउट द विजार्ड। फर्स्ट है हमारा द विजार्ड कैन टेक वाटर फ्रॉम द अर्थ, द विजार्ड। सेकंड है द विजार्ड कमांड्स इमेंस पावर। तो देखिए आगे देखते हैं, इसका ऑप्शन और भी होगा। थर्ड और फोर्थ है द विजार्ड कैन गेट कॉइन्स, द विजार्ड कैन फ्लाई इन द एयर। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन हैं, हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है, अगर आप ना देखे हो तो आप CUET टॉप रैंकर्स की इंग्लिश प्लेलिस्ट बनी है, उस पर आप विजिट होकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कह सकते हैं प्रकार से कोई BLLB का स्टूडेंट है तो वो भी अपने लीगल स्टडीज़ वो तो पूरा कर सकता है, लीगल स्टडीज़ भी कर लेगा, इंग्लिश भी कर लेगा, जनरल टेस्ट तीनों कर लेगा अपना BLLB वाला। वैसे अगर कोई इंग्लिश पढ़ना चाहे, कोई जनरल टेस्ट पढ़ना चाहे या कोई लीगल स्टडीज़ पढ़ना चाहे तो आप उसे बताइए और हमारे चैनल पर विजिट होने के लिए कहिए, तो उसका भी कुछ उद्धार होगा। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ये क्वेश्चन जो 44 नंबर क्वेश्चन है, ये इस प्रकार का क्वेश्चन है, अगर आपकी एनालिटिकल रीजनिंग अच्छी है, आप एनालिटिकल रीजनिंग को सॉल्व करना जानते हैं, तो आप इस ऑप्शन को, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो एनालिटिकल रीजनिंग क्या है, अब हम आपको ये भी बताते चल रहे हैं। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा जान लीजिए एनालिटिकल रीजनिंग क्या है। तो देखिए रीजनिंग 3 प्रकार की होती है, वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल। एनालिटिकल में ऐसे ही पैसेज टाइप के क्वेश्चन दिए रहेंगे, कुछ लाइन बाय लाइन क्वेश्चन दिए रहेंगे, उनमें से आपको कौन सही है, कौन गलत है, या कौन सेम है, कौन दो सेम नहीं है, ये सब छांटना होता है। तो वही इसमें भी कहा गया है। तो 44 नंबर है हमारा, 44 में हमारा ऑप्शन बी होगा, सेकंड और थर्ड हमारा सही होगा। आगे देखते हैं, पैसेज नंबर 8 देखते हैं हम अपना। यहाँ पे पैसेज देखिए, ये 8 नंबर पैसेज दिया गया है। जिस प्रकार के क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, एकदम सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पेपर में भी आएंगे। हमने जब एग्ज़ाम दिया था तो इसी बुक से, हमारी रेफरेंस बुक है डॉक्टर उपासना दीवान की, इंग्लिश सेक्शन ए, तो हम इसी से पढ़कर दिए थे और हमारा लगभग अच्छा नंबर आया था। इसमें से कुछ 2-4 पैसेज जो उसमें आते हैं, तो लगभग 2 पैसेज इसमें से एकदम उठाकर ऐसे ही दिया गया था। केवल उसके जो क्वेश्चंस थे वही 2 क्वेश्चंस मिल रहे थे और सब 3-4 क्वेश्चन नहीं मिल रहे थे। तो 1-2 क्वेश्चन मिल रहे थे। क्वेश्चन से हमें नहीं ले देना है। अगर आप पैसेज को पढ़े हैं तो कंप्यूटर पर देखते देखते हमारी आंखें और दिमाग कंफ्यूज होने लगता है, हमारी आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो प्रैक्टिस नहीं होती है इस चीज़ की ना, कि हम कंप्यूटर पर ज़्यादा देर तक देख सकें। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, इन अगर आप पहले से ही पैसेज पढ़े हुए हैं, तो अगर आप पहले से पढ़े हैं तो आपको कहीं न कहीं उसका बेनिफिट मिलता है, आपको एडवांटेज मिलेगी उसको, उसकी जो आप पढ़े होंगे। तो आप देखते ही कहेंगे अच्छा ये इसके रोजर संघ के बारे में है या मैजिक विजार्ड के बारे में है, यही सब देखेंगे, तुरंत आप आंसर टिक करते चले जाएंगे। आप थोड़ा बहुत देखेंगे फिर भी आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो 45 यहाँ देखते हैं, 45 है व्हाट इम्प्रेशन डू यू फ्रॉम अबाउट द थीम ऑफ द पैसेज। तो जो है व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म अबाउट द थीम ऑफ द पैसेज, जो है इसका मतलब है कि क्या इम्प्रेशन दिया गया है, तो इसका इस पैसेज का थीम किया है, यानी मेन आइडिया ऑफ द पैसेज पूछ रहा है। इट इज़ ऑल अबाउट लव, या इट इज़ अबाउट लव ऑफ ब्यूटी, इट इज़ अबाउट द परसूट ऑफ ट्रुथ, या इट इज़ अबाउट द आर्टिस्ट जॉब्स। या किसके बारे में बात कर रहा है या पैसेज, ये देखना है हमें। तो देखिए यहाँ पे द आर्टिस्ट cooperates in with God in making larger number of people see the beauty of the world, and people could never see for themselves the world. Of course God's artistic masterpiece, but it is the artist who lends eyes। यहाँ देखिए ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बात किया गया है, तो हमारा जो होगा आंसर उसमें देखते हैं, यह है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 में आप चारों ऑप्शन को देख लीजिए, तो ये लव ऑफ ब्यूटी के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं, ऑप्शन बी उसमें हमारा 45 में सही होगा। 46 देखते हैं यहाँ पे, व्हाट डज द आर्टिस्ट डू फॉर मोस्ट ऑफ अस, यानी कि जो आर्टिस्ट है वो हमारे लिए क्या बहुत अच्छा कार्य किया।
मोस्ट कार्य कौन सा हमारे लिए किया है? ही इनेबल्स अस टू सी गॉड, या फिर ही इनेबल्स अस टू सी अगलीनेस ऑफ द वर्ल्ड, या फिर ही इनेबल्स अस टू द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, या इनेबल्स अस टू सी द ट्रुथ। बहुत ही एकदम इजी सा क्वेश्चन है, अभी हमने पढ़ा, आंसर सी होगा। या ब्यूटी ऑफ वर्ल्ड को दिखाने की कोशिश कर रहा है। 47 जो है, द एक्सप्रेशन नेचर इमिटेट्स आर्ट्स, इसका मतलब क्या है? नेचर इमिटेट्स आर्ट्स का मतलब क्या है? 47 जो है में नेचर इमिटेट्स आर्ट्स का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे, नेचर इमिटेट्स आर्ट, नेचर जो है, इमिटेट्स का मतलब क्या होता है? इमिटेट्स का मतलब होता है कि किसी से मिलना, या किसी का कह सकते हैं प्रकार से किसी को पीछा करना एक प्रकार से, या उसके साथ चलना, इमिटेट्स या उससे मिलना, यही सब होता है नेचर का मतलब। तो नेचर इज अ लाइफ, लाइफ के बारे में कहा नहीं गया। नेचर फॉलोज आर्ट, ये हो सकता है। आर्ट कॉपीज नेचर, ये भी हो सकता है। नेचर एंड आर कॉम्प्लीमेंट, ये नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट का यहाँ बात नहीं किया गया है। तो बी और सी में कौन सा ऑप्शन होगा? तो नेचर इमिटेट्स आर्ट, यहाँ देखिए इमिटेट्स का मतलब होता है मिलना या पीछा करना, हमने आपको बताया। तो नेचर फॉलोज आर्ट, नेचर जो है आर्ट को, आर्ट जो है नेचर को फॉलो करता है। आगे देखते हैं 48। 48 है हमारा, व्हाट इज द आर्टिस्ट फर्स्ट ड्यूटी अकॉर्डिंग टू द ऑथर? व्हाट इज द आर्टिस्ट फर्स्ट ड्यूटी अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अनुसार आर्टिस्ट की पहली ड्यूटी क्या थी? टू लव नेचर, टू लव द फैमिली, टू लव ब्यूटी, या टू लव सराउंडिंग? तो पैसेज में जाइए, यहाँ देखिए पैसेज, ये है पैसेज हमारा। आर्टिस्ट जो है, इसके अनुसार नेचर की पहली, आर्टिस्ट ऑथर के अनुसार आर्टिस्ट की पहली ड्यूटी क्या थी? यहाँ देखिए दिया गया है आर्टिस्ट फर्स्ट ड्यूटी, यहाँ देखिए दिया गया होगा, यहाँ है हिज फर्स्ट ड्यूटी, या क्या है? टू लव ब्यूटी, देयरफॉर बिकम्स टू आर्टिस्ट इज एन आर्टिस्ट। लव ऑफ ब्यूटी उसका पहली ड्यूटी, लव ऑफ ब्यूटी। होम डज ब्यूटी इंटरप्रेट? अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसमें ब्यूटी इंटरप्रेट होती है? तो यहाँ देखिए 49 है, 49 में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? नेचर, गॉड, मैन, स्काई। किसमें होगा? गॉड में होगा। कौन करता है? गॉड जो है नेचर में इंटरप्रेट करता है किसको? ब्यूटी को। तो अगला देखेंगे पैसेज 9, 9वां पैसेज हमारा है, ये देखिए एक पैसेज है यहाँ पे, और थोड़ा सा यहाँ है इसका पार्ट। तो हमें पैसेज नहीं पढ़ना है, सीधे क्वेश्चन पर, उसके बाद ऑप्शन पर, उसके बाद पैसेज पर। तो 50 देखेंगे, व्हाट आर सदाउज ट्रेंड हैंड्स डूइंग? सदाऊ ने अपने हैंड्स को किस लिए ट्रेंड किया? 50 देखेंगे यहाँ, 50 के 4 ऑप्शंस हैं, तो देख लीजिए। यहाँ है, दे वर ट्राइंग टू टेक आउट द बुलेट फ्रॉम द नारायण मैंस नेवी मैंस बॉडी, दे वर एडमिनिस्ट्रिंग डोजेज ऑफ मेडिसिन टू द मैन, और सी है हमारा, दे वर ट्राइंग टू स्टॉप पेयरफुल ब्लीडिंग, या फिर दे वर क्लीनिंग द मैंस बॉडी। जैसा कि हमने पैसेज को पहले भी पढ़ लिया है, वैसे हम आपको बता रहे हैं। यहाँ देखिए एक नेवी मैन है, नेवी मैन जाता है, बहुत कह सकते हैं उसको गोली लग जाती है वहाँ पे, उस पार कर जाता है, दूसरे सीमा में आ जाता है, तो गोली लग जाती है, उसकी ब्लीडिंग वगैरह होती है, यही सब कहानी है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा आप। वैसे हम बता रहे हैं आपको, वो अपने हाथ को किस लिए ट्रेंड किया था? क्योंकि उसकी जो ब्लीडिंग है उसको रोक सके, वो उसकी भयानक जो उसका उसका खून जो बह रहा था उसको रोक सके। इवन देखेंगे, द एक्सप्रेशन द मैन मोन्ड विथ पेन इन हिज स्टूपर कन्वेज, द मैन मोन्ड विथ पेन इन स्टूपर जो है, इसका क्या मतलब है यहाँ पे? ए ऑप्शन है ए, दैट द मैन इन पेन वाज कॉन्शियस, या दैट द मैन क्राइड स्लोली विथ पेयर एंड वाज नॉट इन हिज सेंसेस, या फिर दैट द मैन क्राइड लाउडली विथ पेन एंड वाज इन हिज सेंसेस, या फिर दैट द मैन वाज आउट ऑफ डेंजर। इसका मतलब क्या है? जो हमारा दिया क्या है, द मैन मोन्ड विथ पेन इन हिज स्टूपर, मतलब क्या है? ये तभी आपको आएगा जब आपको वर्ड मीनिंग्स आती होंगी, या फिर भी नहीं आ रही हैं तो आप जाकर सीधे पैसेज में ढूंढिए। पैसेज में ढूंढते हुए यहाँ देखिए दिया गया है, कंटिन्यूड नहीं। आगे देखते हैं यहाँ पे, सदाओ आंसरिंग हिमसेल्फ, यहाँ देख लेते हैं इधर, ये देखिए है, द मैन मोन्ड विथ पेन इन हिज स्टूपर ही डिड नॉट अवेकन। यहाँ देखिए
मतलब वो पेन से तड़प रहा था, दर्द से तड़प रहा था, वो उठने की कोशिश नहीं कर पा रहा था। 51 है इसका मतलब। तो 51 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। दैट द मैन क्राइड स्लोली विथ फेयर एंड वाज नॉट इन हिज सेंसेस। ठीक। 52 देखेंगे यहाँ पे। व्हाट अकॉर्डिंग टू सदाओ शुड बी डन टू द wounded मैन। ठीक। अकॉर्डिंग सदाओ के अनुसार वाउंडेड मैन क्या करना चाह रहा था? तो यहाँ देखिए, द मैन शुड बी पुट बैक इन अ बोट टू हिज कंट्री, द मैन शुड बी सेंट बैक टू द वार front, and the man should be thrown into the sea, and the man should be put back in a boat and pushed into the sea। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया गया है। 52 जो है इसका ऑप्शन डी होगा। द मैन शुड बी पुट बैक इन बोट एंड पुस्ड इनटू द सी। यानी कि वो कह सकते हैं सब कुछ रख दिया फिर से बोट में, और बोट को जो है समुद्र में पुश कर दिया, यानी कि छोड़ दिया, धीरे से ठेल कर छोड़ दिया। 53 देखेंगे यहाँ पे। एंड डस्टेड, यहाँ देखिए दिया गया एंड डस्टेड एंड द सेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स इंडिकेट्स दैट। ये जो दिया गया है एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? यही पूछा गया है। ऑप्शन ए है द मैन इन हिज सेंसेस रिमूव द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स, एंड बी है द मैन थ्रू सैंड अपॉन द पोस्ट, द मैन वाज कवर्ड विद डस्ट एंड द मैन हैड अ हैंडफुल ऑफ सैंड विथ हिम। ये ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 53। आप जाइए पैसेज में, वहाँ देखिए 53। तो 53 में हमारा ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए सही होगा। तो हमने पढ़ा है इसलिए लगा ले रहा है। तो हम आप भी तैयार करिए, हमारे साथ चलिए आप। तो 54 जो है, 54 को देखते हैं यहाँ पे। 54 है हमारा। 54 है महाराज स्टेयरिंग एट द मैन सजेस्ट दैट। इसका मतलब क्या है? आना ने स्टेयरिंग किया कि मैन को समझाया कि सी इज फिल्ड विथ एंगर, या सी फिल्ड विथ सरप्राइज, या सी इज फिल्ड विथ फियर, या सी इज फिल्ड विथ हेट। ऑप्शन उसमें जाएंगे पैसेज में, तुरंत आपको मिल जाएगा। बहुत ही कह सकते हैं एक प्रकार का बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सी इज फिल्ड विथ हेट, आंसर इज डी होगा हमारा। तो यहाँ पैसेज 10 हमारा लास्ट, इस वीडियो का लास्ट पैसेज है। हमने बहुत जल्दी जल्दी आपको कराया। आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, आपको काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि हम बुक से भी पढ़ें, तो डॉक्टर उपासना दीवान की बुक है, एक बात ध्यान रखिएगा। हम कोई कह सकते हैं प्रकार से प्रचार वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो हमें ये बुक बहुत अच्छी लगी, हमने खुद पेपर दिया है, हम एक एस्पिरेंट रहे हैं। तो हमें कह सकते हैं ये बुक जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही। हम इसे 1 ही 2 महीने पढ़े थे, इस बुक को हमारा सब तैयार हो गया था। बहुत थोड़ा सा इसमें कंटेंट जो है स्पेसिफिक है, लिमिटेड कंटेंट है, और बहुत ही स्पेसिफिक कंटेंट होने के बावजूद भी ये बहुत ही सटीक बैठता है। यानी कि जो पेपर होता है उसके बहुत ही कहीं कह सकते हैं क्लोज होता है ये। जो क्वेश्चन दिए हैं, जो आरसी दी गई हैं, जो आइडियंस फ्रेजेस दिए गए हैं, स्पेलिंग वगैरह दिए गए हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स दिए गए हैं, ये सब कहीं ना कहीं बहुत ही क्लोज होते हैं, बहुत ही सटीक होते हैं सीयूटी के पेपर के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के। तो आइए देखते हैं 10th पैसेज हमारा। 10th यहाँ देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, ये कह सकते हैं स्टेंजेज हैं, पोयम है ये प्रकार की। तो पोयम भी आ सकती है, पैसेज भी आ सकता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे 55। हमने आपको बताया सीधे क्वेश्चन पर जाएंगे, उसके बाद ऑप्शन, के बाद हम अपने पोयम या स्टेंजा या पैसेज पर जाएंगे। पोयम के जो पार्ट होते हैं वो स्टेंजा कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और जो स्टोरी के जो पार्ट होते हैं छोटे छोटे, उनको पैसेज कहते हैं। तो आगे देखते हैं। तो गद्यांश और पद्यांश आप लोग जानते होंगे, वही है ये चीज़, स्टेंजा और पैसेज। तो देखते हैं यहाँ पे, द पोएट इज ऑन हिज हॉर्स एंड इज वाचिंग। पोएट जो है हॉर्स पर था, और उसने क्या देखा? वो देख रहा था, क्या चीज़ देख रहा था? द वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, या द गैदरिंग ट्विलाइट, या द ब्रुकलेट फ्लोइंग बाई, या फिर द डार्क क्लाउड्स एबव हिज हेड। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। 55 जो हमारा यहाँ देखिए, 55 में ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। द वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे
दिया गया द वुड्स स्नोवी इवनिंग, हाँ देखिए कहीं दिया गया होगा, वो यहाँ देखिए हुज वुड्स देयर दीज आर आई थिंक नाउ विलेज, तो स्टॉपिंग हियर एंड वॉच हिज वुड्स फिलिंग अप विथ स्नो, यहाँ देखिए फिलिंग अप विथ स्नो। तो जो पकड़ने वाले स्टूडेंट है इंस्ट्रक्शन दिया गया होता है तो वो पकड़ लेते हैं। स्नो और स्नोबी में कोई अंतर नहीं है, स्नोबी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया गया है, बस इतना ही है। 56 देखेंगे यहाँ पे, व्हाट डज द पोएट्स हॉर्स थिंक अबाउट हिज स्टॉपिंग बाय वुड्स, तो इसका क्या मतलब है यहाँ पे कि व्हाट डज द पोएट्स हॉर्स थिंक, पोएट्स जो है पोएट जो है पोएट्स के हॉर्स के बारे में, वह उसके लकड़ी के रोकने के लिए जो बनाया जा रहा था उसके बारे में पोएट क्या सोच रहा था, ही थिंक इट एक्जेलरेटिंग या हे। तो 56 में यहाँ देखिए 56 जो है फिर हमारा 56 में आंसर हमारा बी होगा, वो क्वीन के बारे में सोच रहा है। 57, 58, 59 तीन और बचे हैं हमारे। 57 देख लीजिए, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर थ्रोज लाइट ऑन, जो डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर है ये क्या किस पर प्रकाश डाल रहा है, यही बात की गई है। तो 57 जो है हमारा, तो 57 का आंसर हमारा सी होगा, ए डार्क वेदर के बारे में ये बता रहा है। 58 देखिए, व्हाट इज़ द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ द टर्म द वुड्स, द वुड्स का सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, फॉरेस्ट, वुड या गार्डन या ऑर्चर्ड। 58, तो 58 में हमारा ऑप्शन बी होगा, द वुड यानी लकड़ी के बारे में ही बता रहा है। 59 के बारे में देखिए, द एक्सप्रेशन क्या एक्सप्रेशन है इसका, एंड माइल्स टू डू बिफोर आई स्लीप सिम्बॉलिकली कैन नॉट्स, जो माइल्स है इसका मतलब क्या है, स्लीप, सिम्बॉलिकली मीनिंग बताइए इसका। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़ लीजिए आप लोग, तब तक हम रुके हैं। तो इसका ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन डी होगा। तो हमारा जो आरसी का वीडियो है यही ख़त्म होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।